तो शिवराज सिंह चौहान की इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस ने शिकायत की है और कलेक्टर को जिस अंदाज में शिवराज सिंह ने निशाने पर लिया था उसका भी संज्ञान लेने की कांग्रेस की तरफ से कहा गया। इसके अलावा सेना का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं अपने बयानों में, अपनी तरफ जनता को खींचने के लिए पार्टी के प्रचार में। रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, हाल फिलहाल में हमने देखा भी है इलेक्शन कमीशन काफी सख्त नजर आया, कई बड़े दिग्गजों पर, नेताओं पर 24 घंटे 48 घंटे उनकी सभाओं पर रोक लगाई गई है चुनाव आयोग के जरिए। और जहां शिवराज की बात है, शिवराज के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है। आपको लगता है कि कोई एक्शन संभावित है यहां पर? जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से लगातार शिकायतों का दौर चल रहा है और चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही लगातार निर्वाचन आयोग में पहुंच रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। और अब तक जो है कई सारी शिकायतें जो है निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुकी है। और आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है कांग्रेस की शिकायत करने यहाँ पर पहुंचे थे और अब जो है कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत की है। और छठी शिकायत यह है क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, उस बयानों को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, शिकायत भी यहां पर दर्ज कराई, पत्र लिखकर ये मांग भी की है कि लगातार जो है ऊट पटांग बयानबाजी की जा रही है। तो एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रचार प्रसार पर बैन लगाने की मांग की। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो है निर्वाचन आयोग ने सख्ती की थी, चुनाव आयोग ने सख्ती की थी और चुनाव प्रसार पर जो है 72 घंटे का बैन भी लगाया था, तो उसी कड़ी में यहां पर इन्होंने इस तरह की मांग की है। अब तो आगे शिकायत के बाद जो है परीक्षण किया जाएगा कि आखिर जो निर्वाचन आयोग में कांग्रेस ने शिकायत की है वो कितनी सही है। पहले बयानों का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही जो है निर्वाचन आयोग कोई जो है अपना निर्णय लेगा कि आखिर बैन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो अभी फिलहाल जो निर्वाचन आयोग का फैसला है उस पर उसका जो है इंतजार करना होगा कि आखिर वो क्या फैसला लेता है। परीक्षण के बाद क्या जो बातें हैं सामने निकल कर आती है, क्या जो शिकायत की है वो सही है या फिर इसमें बहुत हद तक सिर्फ एक तरफा ही जो है बात सामने आ रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल रंजना, ये कहीं ऐसा तो नहीं शिवराज सिंह चौहान अपने हेलीकॉप्टर को ना उतरने देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन जाकर शिकायत करते हैं? कहीं ये उस शिकायत का काउंटर तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल काउंटर तो नहीं कहा जा सकता प्रशांत, क्योंकि इनके पास भी बाकायदा कुछ ग्राफ बनाकर ये लोग लेकर आए हैं, पत्र तैयार करके लेकर आए हैं कि कहां कहां पर। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा के लिए अनुमति ना देने की बात कही है, तो उसके लिए भी किस तरह के नियम है, क्यों वहां पर उन्हें अनुमति नहीं दी गई, इन तमाम नियमों का हवाला इस पत्र के जरिए दिया गया है। और किस तरह से कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है और उनके बयानों को लेकर भी तमाम जो है एक पत्र इन्होंने बाकायदा तैयार किया गया है 7 से 8 पेजों का। और में लिखा गया है कि आखिर किन किन नियमों के तहत वहां पर सभा करने की अनुमति नहीं मिली गई है, नहीं दी गई है और क्या वो नियम है जिसके तहत वहां उनको ये सब बातों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक तरफा कार्रवाई की बात कहीं से सामने नहीं आ रही है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में उनकी सभा न होने का आरोप जो है पूरी तरह से कांग्रेस पर मढ़ा है और पूरे आरोप का जो है जवाब लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग में पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव सर पर है और चुनावों के समय आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। जनता के बीच में किसी न किसी तरह से अपनी बात पहुंचाने की भी एक तरह से होड़ मची रहती कि आखिर वो जनता को बताने की कोशिश करे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और कितना ज्यादा अन्याय किया जा रहा है। लेकिन तमाम बातें दरकिनार कर दी जाएं तो फैसला तो सिर्फ निर्वाचन आयोग को ही करना है, सबूतों के आधार पर ही करना है कि किस तरह की शिकायतें की गई और शिकायतें किस हद तक सही है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हो या फिर कांग्रेस की तरफ से की गई हो। पहले तमाम शिकायतों का, तमाम बयानों का परीक्षण किया जाएगा और फिर उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग का फैसला जो है तमाम परीक्षणों के बाद ही सामने आएगा। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर को ना उतरने देने के मामले में रंजना आपसे समझना चाहेंगे, करीब सूर्यास्त के बाद, जैसा कि बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद करीब 15 मिनट तक हेलीकॉप्टर और उतारा जा सकता है, लेकिन 5 बजे ही शिवराज सिंह का हेलीकॉप्टर नहीं उतारा गया था और प्रशासन को उन्होंने निशाने पर लिया था। इस मामले में आपको लगता है कि संज्ञान लिया जा सकता है या ले सकता है चुनाव आयोग?
जी बिल्कुल, अगर नियम है 5 बजे तक का और अगर उसके बाद उन्हें नहीं परमिशन मिली या उसके पहले उन्हें परमिशन नहीं मिली है, जी। तो जाहिर सी बात है कि इस पर तमाम बिंदुओं पर पहले निर्वाचन आयोग पड़ताल करेगा, छिंदवाड़ा कलेक्टर से भी बात करेगा और वहां पर प्रशासन से भी बात करेगा कि आखिर क्यों वहां पर उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई थी और आखिर कब उन्होंने वो है वहां पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए अनुमति मांगी थी। तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी, जी। वहां पर कलेक्टर से लेकर तमाम जिला प्रशासन से भी बात की जाएगी कि आखिर इसमें कहीं एक तरफा बात तो नहीं सामने निकल कर आ रही और उसके बाद ही तमाम जांच परीक्षण के बाद ही अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग में तमाम ऐसी शिकायतें यहाँ पर अब तक कहें तो अब तक हजारों शिकायतें यहाँ पर पहुंच चुकी है और बीजेपी कांग्रेस की लगातार शिकायतों का सिलसिला जो है चुनावों के समय लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में अभी निर्वाचन आयोग तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन तमाम शिकायतों का पहले परीक्षण करेगा, भाजपा की शिकायतों का, कांग्रेस की तरफ से जो शिकायतें हुई उसके बाद ही वो तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेगा। ऐसे में उसका फैसला आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर ये जो शिकायतें चुनावी लहजे में की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं और इसमें जो बातें आपत्तिजनक एक दूसरों को नजर आती हैं तो उन बातों को लेकर चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। ये दरअसल रणनीति है कि सामने वाले को कैसे बैकफुट पर लाया जाए। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। साध्वी के खिलाफ हेमंत करकरे के जूनियर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल रियाजुद्दीन देशमुख ने अपना नामांकन दाखिल किया है। करकरे के ऊपर दिए बयान के बाद देशमुख मैदान में आ गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं रियाजुद्दीन और आपको यह भी बता दें कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है भोपाल लोकसभा सीट से। तो करकरे के ऊपर दिए गए बयान के बाद अब मैदान में हैं देशमुख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं रियाज। हमारे साथ सोनिया जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। सोनिया, अब एक नया चैलेंज, नई चुनौती रियाजुद्दीन दे रहे हैं साध्वी प्रज्ञा को। बयान दिया था, इन बयानों के बाद ही उनका विरोध किया था और कहा था जिस तरीके से नफरत फैलाने के जो बयान है, भाषण है, वो प्रत्याशी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर विरोध कल बुद्धिजीवियों ने किया था और अब ये नई चुनौती साध्वी प्रज्ञा के लिए रियाज देशमुख के नाम पर, उनका पूरा नाम रियाजुद्दीन देशमुख है, उनके तौर पर उनके सामने खड़े हो गए, जिन्होंने अपना नामांकन तक दाखिल कर दिया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके आदर्श रहे हैं हेमंत करकरे और जिस तरीके से एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया उससे वो काफी परेशान है, काफी दुखी है और यही कारण है कि वो इस चुनाव में उनके सामने खड़े होकर उनको टक्कर देते हुए दिखाई देंगे और यही कारण है कि उन्होंने अपना जो नामांकन है वो 23 अप्रैल को भर दिया था और आखिरी दिन था वो, हालांकि नामांकन का, उस दिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और साफ तौर पर पहले कल बुद्धिजीवियों ने भी आवाज बुलंद की थी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ और अब रियाजुद्दीन जो कि जूनियर हैं हेमंत करकरे के, वो अब मैदान में, यानी कि नए सिरे से, नए तरीके से घेराबंदी हो रही है क्या साध्वी प्रज्ञा की? जी बिल्कुल, इसे अगर घेराबंदी का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल जितने बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, नाटककार, उन्होंने सब ने एक सुर में आकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, भाषणों में भाषा का उपयोग हो रहा है, भाषा की मर्यादा को लांघा जा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पर इसे नफरत फैलाने की बात कही थी, नफरत फैलाने की भाषा का नाम दिया था और विरोध किया था कि इस तरीके की भाषा का राजनीति में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे जो फिजा है भोपाल की वो खराब होगी। तो एक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने साध्वी प्रज्ञा की भाषा शैली का साफ तौर पर विरोध किया था, सड़कों पर आए थे और उसे नफरत की सियासत का नाम उन्होंने दिया था। और वहीं अब दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद ही जिस तरीके से उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया था, तो उन्हीं के जूनियर उन्हीं के खिलाफ, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और उन्हें भोपाल सीट पर ही चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शान। बिल्कुल, तो रियाज अब जूनियर हैं हेमंत करकरे के, वो अब भोपाल सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और साध्वी प्रज्ञा को वो भी
चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ दूसरी तरफ कल बुद्धिजीवियों ने आवाज बुलंद की थी भोपाल लोकसभा सीट में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। उनके जो बयान थे हेमंत करकरे को लेकर, उसका विरोध दर्ज कराया था। बहुत शुक्रिया आपका सोनिया इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। लेकिन भोपाल लोकसभा सीट पर, भोपाल संसदीय सीट पर लगातार नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार नई बातें, नए विवादित बयान सामने आ रहे हैं। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री के लिए दावा करने वालों के हैं, वो चेहरे आपको याद है? इनके नाम याद है? अच्छा, इसमें एक मेरा नाम भी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा मेरा नाम बता रही है, और कर्नाटक में 8 सीटें लड़ने वाले भी बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होंगे। इतने चेहरे हैं दोस्तों। अब सब कुछ आपके सामने है। आप ईमानदारी से बताइए, सही जवाब देना है, झूठा नहीं देना। सही जवाब देंगे? सही देंगे जवाब? मैं सबको पूछ रहा हूं, जो पीछे वाले हैं सही जवाब देंगे? देखिए, मोदी को खुश करने के लिए जवाब नहीं मत देना। ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए जवाब मत देना। जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पक्का? पक्का? आप मुझे बताइए, ये जितने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े हैं, कौन है जो आतंकवाद मिटा सकता है? सही बताइए, कौन कर सकता है? आपको पक्का भरोसा है? भाइयों बहनों, अकेला मोदी नहीं कर सकता है। आतंकवाद का खात्मा आपके एक वोट से होने वाला है। आपके वोट की ताकत मोदी से 130 करोड़ गुना ज्यादा है। मोदी की ताकत से 130 गुना ज्यादा 130 करोड़ गुना ज्यादा ताकत आपके वोट की है। आपका वोट और ये चौकीदार दोनों मिलकर के आतंकवाद का भाइयों बहनों, आतंकवाद खत्म कैसे करेंगे, इसको लेकर सपा बसपा ने कोई योजना आपके सामने रखी है? कांग्रेस। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश के बांदा में इस वक्त वो जनसभा कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं विपक्ष को, और ये भी बता रहे हैं कि इतने सारे चेहरे हैं, उनमें कौन सा चेहरा, सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि आतंकवाद को खत्म कर पाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।